नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी सिंह हमारी ज़िंदगी के रियल हीरो की इस कड़ी में आज एक बार फिर आपके साथ है एक नया किरदार। जी हाँ, ये किरदार हमारे आसपास से है, बेहद ख़ास है। ख़ास इसलिए भी है क्योंकि जहाँ पर ज़िंदगियाँ थमने सी लगें, जहाँ लोग स्वीकृति के मानदंड पर तय करने लगे कि कौन खरा उतरेगा कौन नहीं, ऐसे में चुनौतियों को स्वीकार करता हुआ कोई आगे बढ़ जाए और न सिर्फ अपने आप को स्वीकार करवा ले बल्कि तमाम लोगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दे। ऐसी ही पर्सनालिटी हैं हमारे साथ आज दिल्ली से आर्यन पाशा। आर्यन पाशा एक ट्रांसमैन हैं और बॉडी बिल्डर हैं, जो कि ये बन जाना इतना आसान नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र यानी कि खेल के क्षेत्र में या इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं के क्षेत्र में अपनी पहचान बना पाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, और वो भी तब जब कोई ट्रांसजेंडर कैटेगरी में हो। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे आर्यन का और उनसे जानेंगे कि उन्होंने किन चुनौतियों से जूझा और इन चुनौतियों को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी कवायद कर रहे हैं, क्यों वो हमारे आज के रियल हीरो हैं। ये सारी बातें दोस्तों आप जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आर्यन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के रियल हीरो की इस कड़ी में। थैंक यू मैम, थैंक यू। आर्यन, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने सबसे पहली जो अपनी जर्नी शुरू की वो ट्रांसफॉर्मेशन की, एक लड़की के शरीर से एक लड़के के शरीर तक आने की, और उसकी जो चुनौतियां रही वो तो रही ही। उसके बाद खेल के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और आपने एक पहचान बनाई राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत के पहले ट्रांसमैन हैं जो कि बॉडी बिल्डर हैं। तो यहाँ तक का सफ़र आपका कैसे शुरू होता है और कैसे ये पहचान बन पाई आपकी? मैं बॉडी बिल्डिंग से पहले मैं एक स्केटर था, मैं बास्केटबॉल खेलता था और एक स्पोर्ट्स ही एक जरिया था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं अपने पूरे ट्रांजिशन फेज में कि मैंने डिप्रेशन या एंजाइटी को इतना ज्यादा फेस नहीं किया जो हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि जब आप ग्राउंड पे होते हो और अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हो, आप कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे होते हो, तो आपका फोकस होता है इस जगह पे। बिल्कुल। हम कितने भी मैं कितना भी परेशान था अपने शरीर के साथ, मैं खुश नहीं था, मुझे पसंद नहीं था मुझे लड़कियों में खेलना, बट वो मेरी एक सर्वाइवल, मेरे लिए मेरा एक स्पोर्ट्स ही मेरा एक वो जरिया था कि जितनी इतनी आसानी से मैंने अपनी चीजें करी और मैं बहुत स्ट्रांग था चीजों को लेके कि मुझे अंदर से इंटरनली चीजें क्लियर थी कि हाँ मैं लड़का हूँ। बट लोगों को समझाना मुश्किल था। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई जब तक मैं स्कूल में था, तो मैं फीमेल कैटेगरी में खेलता था, तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आती थी कि आप लड़के को लड़की की रेस में खिला रहे हो। और वहाँ पे जहाँ पे दूसरे बच्चों के लिए पेरेंट्स और जो उनके क्लब के लोग हो गए, स्कूल के बच्चे हो गए और कोचेस हो गए, वो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, चीयर करते थे। बट जहाँ पे मेरी रेस होती थी वहाँ पे मेरे को कमेंट सुनाई देते थे कि ये लड़का है या लड़की है, और एकदम से प्रोटेस्ट आ जाना कि इसको डिस्क्वालीफाई करो। बट मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश था कि जब मैं ग्राउंड पे होता था और वहाँ पे कोई मुझे जज नहीं कर रहा होता था। जब मेरा प्रैक्टिस वाला जो एरिया होता था, जहाँ मैं अपने कोचेस के साथ, अपने क्लब मेट्स के साथ और अपने स्कूल स्टूडेंट्स के साथ जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था, वहाँ पे मेरे को मेरी जो मैं मेहनत कर रहा था और जो मैं उसमें अचीव कर रहा था वो मेरी एक पहचान थी, ना कि ये कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। वहाँ पे सब लोग एक साथ प्रैक्टिस करते थे, चाहे बॉयज की टीम हो, गर्ल्स की टीम हो, तो वहाँ पे ये चीजें नहीं थी। लेकिन जब बाहरी प्रतिस्पर्धा में आप उतरते थे तब ये समस्या आती थी, जो कि जाहिर सी बात है कि ऐसे मानदंड तय नहीं हुए थे तो ये समस्याएं आनी स्वाभाविक भी थी। पर कुल मिला के आपकी बातों से एक चीज़ तो है जो सभी को समझनी चाहिए कि ज़िंदगी में तमाम मुश्किलें, तमाम चुनौतियां आती हैं और हर किसी के सामने आती हैं। ऐसे में यदि आपके लक्ष्य निर्धारित हों और अपने लक्ष्य की तरफ आपका पूरा फोकस हो तो आप उन मुश्किलों से भी बाहर आने में सहज हो पाते हैं और बहुत जल्दी रिकवर करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते ही हैं एक दिन। तो मैं अपने श्रोता साथियों को यहाँ पे यही कहूँगी कि आर्यन से ये बात जो है सीखनी चाहिए। ये बात अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है कि लक्ष्य ज़रूर होने चाहिए जीवन में। आर्यन, ये तो थी आपके लक्ष्यों के प्रति जो है पहुँच। अभी आप
अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। तो खेलों में जो समस्याएं आई, अभी आप क्या कर रहे हैं? मेरी जानकारी के हिसाब से आप खेलों की तरफ काफ़ी रुझान रख रहे हैं और तमाम लोगों को खेलों में आने के लिए जो है प्रेरित भी कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रांस वुमेन या जो भी लोग खेलों में रुचि रख रहे हैं ट्रांसजेंडर कैटेगरी से, उनके लिए आप काफ़ी प्रयास में लगे हुए हैं। तो वो प्रयास क्या हैं, हम जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहला तो एक रीजन है कि लोगों के कंप्लेन है कि हम लोग किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं या कहीं पे भी बात करते हैं, वहाँ से ट्रांस वुमेन की बात होती है, या फिर स्पेशली जो हिजड़ा या किन्नर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक सोशो कल्चरल ग्रुप है। हाँ, क्योंकि सदियों से ट्रांसमैन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है जी। और मुझे ये चीज पता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ और वो मेरा एक सर्वाइवल पॉइंट था कि जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर पाया और जो परेशानियां थी उनको मैं पीछे छोड़ता हुआ मैं आगे निकल पाया। तो इसीलिए मतलब मैंने डिसाइड किया और मैंने देखा भी कि बहुत सारे ट्रांसमैन हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर रहे हैं और काफी अच्छे प्ले मतलब लेवल पे खेले हुए हैं। इसमें मेरे पास स्टेट लेवल के, नेशनल, इंटरनेशनल, अगर क्रिकेट की बात करें तो रणजी में खेले हुए हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को क्यों अपना गेम छोड़ना पड़े कि भाई क्योंकि जस्ट वो एक ट्रांस है, ऐसे लोगों की नौकरियां क्यों जाए क्योंकि उन्होंने अपना ट्रांजिशन कर लिया, उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट करना इतनी बुरी चीज है? जब हमारे पास लॉ है, हमारे पास ट्रांसजेंडर्स के लिए हमारे पास नेशनल काउंसिल है मिनिस्ट्री की, तो क्यों उन लोगों की जॉब जा रही है? तो हम एक गेम्स के थ्रू एक तो जो प्लेयर्स हैं उनको हम लोग चेयर अप करना चाहते हैं कि भाई आप अपना गेम ना छोड़ें क्योंकि फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। प्लस हम इसी के थ्रू हम लोग सेंसिटाइज करना चाहते हैं स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट, क्योंकि इन सबके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं। जी जी। तो डायरेक्टली हमें स्कूल और कॉलेज में एंट्री नहीं मिल पा रही है अभी तक। हम गेम्स के थ्रू हम लोग डायरेक्टली टीचर्स को, स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि प्रयास जो है आपका सार्थक दिशा में है और स्कूलों से अगर शुरुआत हो इस जागरूकता की तो निश्चित रूप से परिणाम आएंगे, क्योंकि बच्चों की शुरुआत जो होती है स्कूलों से ही होती है। वहीं से वो कहीं ना कहीं खुद को पहचानना, जानना, समझना सीखते हैं और दुनियादारी जो जिसे कहते हैं हम जीवन की, वो सारी चीज़ें हम स्कूलों से ही धीरे धीरे व्यवहारिकता में सीखते हैं। फिर खेल हो या पढ़ाई हो, करियर का कोई भी क्षेत्र हो, तो वहाँ से अगर शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे। और समय लगता है कुछ चीज़ों को करने में, हमारी तरफ से पूरा ये साथ हमेशा रहा है और रहेगा भी। आर्यन, अब खेलों की अगर बात करें तो ये तो समस्या हुई कि मिनिस्ट्री से जो है आपके अभी कोई टूर्नामेंट या इस तरह के कोई खेल आयोजित किया आपने? मैम, हमने 2020 में मैं माउंटेनियरिंग की टीम लेके गया था, जिसमें 20 ट्रांसजेंडर्स गए थे, जिसमें ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन दोनों थे जी। और वो एक एक्सपीडिशन मतलब जैसे हम लोग हाइकिंग के लिए नहीं गए थे, प्रॉपर माउंटेनियरिंग की। हम पत्थरों पे सोए, टेंट में सोए, फिर हम मतलब बर्फ पे चढ़े, रस्सियों का हमने यूज किया। तो वो एक प्रोफेशनली हमने वो चीज करी थी और उसके लिए मैंने लोगों की डेडिकेशन देखी। ये ऐसा नहीं था कि आज प्लान किया और हम लोग निकल गए। प्रॉपर बच्चों ने अपनी ट्रेनिंग करी, सुबह से मतलब 4 बजे से उनके मैसेजेस आने शुरू हो जाते थे। हमने एक ग्रुप बनाया था कि कौन कितनी वॉक कर रहा है, मतलब क्योंकि बेसिकली आपको स्टैमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और उस एक्सपीडिशन में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना ट्रांजिशन स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम तक, और शायद उन्होंने अपने घर पे इस बारे में बात भी नहीं करी थी कि वो ट्रांजिशन करना चाहते हैं। और उस एक्सपीडिशन के बाद जब 10 दिन हम लोग सब सारे के सारे लोग साथ में रहे, एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हुए चल रहे थे, एक दूसरे को चेयर करते हुए चल रहे थे, क्योंकि मतलब जब हम लोग पहाड़ पे जा रहे थे तो हमारा बैग ही मतलब आई थिंक 28 या 30 किलो का एक बैग उठा रखा था हम लोगों ने। और आपको पहाड़ चढ़ना है तो वो वैसे ही मतलब बिना बैग के भी वो बहुत मुश्किल होता है जी। आप अपने टेंट्स वगैरह कैरी कर रहे हो, तो एक दूसरे को बहुत चीयर किया गया, बहुत सपोर्ट किया गया। तो जिन लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उनको एक फैमिली वाला एक सेंस मिला, एक फीलिंग मिली कि हमारी कम्युनिटी है, कि उनको हिम्मत मिली उससे। और उसके बाद उन 6 लोगों ने अपना ट्रांजिशन स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी सर्जरीज कराई, और वो 6 के 6 लोग जो उस टाइम पे लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि आगे का फ्यूचर कैसा होगा, वो सभी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं।
क्या बात है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक पावर लिफ्ट, मतलब पहले फिर क्रिकेट का मैच कराया सिर्फ डेली का। तो मैंने कहा देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो हमें एक दिन, मतलब 2 दिन के बाद हमें रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ गई थी, क्योंकि हमारा सिर्फ एक दिन का टूर्नामेंट करना था। मुझे एक्सपेक्टेड था कि 20 प्लेयर्स आ जाएंगे, 20-25 दो टीम डिवाइड करके हम कर देंगे। बट हमारी 4 टीम बनी। और ये सारी टीम में सारे खिलाड़ी जो है ट्रांसमैन थे? हाँ, नहीं, ट्रांसमैन ट्रांसवुमेन दोनों। ओके। हम नहीं चाहते कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब ट्रांसवुमेन गेम्स में इंटरेस्ट नहीं रखती। बिल्कुल, हाँ। हाँ, बट ट्रांसवुमेन भी हैं जो बॉडी बिल्डिंग भी कर रही हैं और MMA फाइट्स में भी है। क्रिकेट, अभी हम लोग क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं टूर्नामेंट की, तो उसमें ट्रांसवुमेन भी चाहती है वो कम्पीट करें। और जब खेलों के जितनी भी मूवमेंट थी मेरे हिसाब से वो ट्रांसवुमेन ने लीड करी है, और उन्होंने हमें कभी पीछे नहीं छोड़ा या हमें कभी अलग नहीं समझा। तो ये मेरा बहुत गलत हो जाएगा कि अगर मैं ट्रांसवुमेन को इसमें इंक्लूड ना करूं। नहीं, ये तो वैसे भी जब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर की, तो ट्रांसमैन हो या ट्रांसवुमेन, इक्वलिटी की बात हम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें लेके चलना ही होगा। हम भेद करके कैसे काम करेंगे? तो बहुत अच्छा भी है। सबकी जर्नी सेम ही है, सब बिल्कुल एक ही जगह से जूझते हुए निकले हैं और निकल रहे हैं, तो एक साथ रहना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ट्रांसमैन ट्रांसवुमेन की बात आई तो मेरे जहन में ख्याल आया कि जो महिलाएं होती हैं वो सजने संवरने में बड़ा जो है रुझान उनका रहता है। ट्रांस महिलाओं में इस तरह की आपसी प्रतिस्पर्धा भी मिलती है। तो मेरे जानकारी के हिसाब से, जो मुझे पूरी जानकारी नहीं है प्रॉपर, पर पुरानी जानकारी है कि आपका एक दिल्ली में आपने एक सैलून की शुरुआत भी की है, जिसमें ट्रांस लोग काम कर रहे हैं। ट्रांस महिलाएं, ट्रांसमैन, जो भी लोग हैं आपके स्टाफ में, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देके, तो वो किस दिशा में है और कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, वो कैसा रिस्पांस है उसका, और वहाँ आने वाले जो लोग हैं सर्विस लेने वाले, उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? अभी फिलहाल हमने वो बंद कर दिया है इसी जनवरी में, और हमने 1.5 साल उसको चलाया। रिस्पांस जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका बहुत अच्छा फीडबैक था कि भाई आपका स्टाफ बहुत अच्छा है। कि जनरली होता है कि लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं या थोड़ा रूड होते हैं या काम करने से बचते हैं, बट हम लोगों की सर्विसेज लोगों को बहुत अच्छी लगी। और जिस तरीके से भी, मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, चाहे वहाँ का, मतलब वहाँ की वाइब्स ही अलग थी। सारा एकदम रेनबो कलर, ब्राइट एकदम, तो कोई भी अगर अंदर आता था तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती थी कि वहाँ के वो रिलैक्स हो जाता था, और हमेशा स्माइलिंग फेसेस। बट हम लोगों को बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि शायद मेरी गलती थी कि मैंने गलत लोकेशन चूज करी, और वो उस एरिया के हिसाब से वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों को शट डाउन करना पड़ा। बट मैं खुश इस चीज से हूँ कि मैंने उन 5 लोगों को ट्रेनिंग करवा के 1.5 साल का एक्सपीरियंस मिला उन्हें, और वो लोग भी अब दूसरे सैलून में काम कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये प्लानिंग जो है आपकी आगे अभी कंटिन्यू होगी? मैम अभी दूसरे और कामों पे फोकस चल रहा है, क्योंकि अभी एथलीट्स वाला हम लोग जो फेडरेशन इसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस साइड बाय साइड किन्नीर का भी हमारा है, तो उसमें भी अभी थोड़ा फोकस उधर भी शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसके थ्रू हम लोगों ने अब तक 450 लोगों की जॉब लगवाई है जी। सो सैलून में एक थोड़ा लिमिटेड हो रहा था, क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। मतलब बेसिकली हमने जो ट्रांस लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए वो खोला था जी। और हमें लगता है कि अगर हम लोग ट्रेनिंग्स करवा के उनको अलग अलग कंपनीज में जो ऑलरेडी LGBTQI कम्युनिटी के लोगों को हायर कर रही है, हम लोग उधर प्लेस करें, क्योंकि फिर वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको अपना खुद का बिजनेस भी देखना है, फिर आप दूसरे इतने सारे काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का वहाँ पे भी वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। बेसिकली लोकेशन का इशू था कि हमें थोड़ा, अगर हम बेटर एरिया में खोलते तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे वो वापस आए, ऐसा नहीं था कि कोई क्लाइंट एक बार आके दोबारा ना आया हो। चलिए कोई बात नहीं, कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जिनसे निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कि उन्हें कैसे और बेहतर किया जाए। कई बार शुरुआत करने में तमाम गलतियां होती हैं, तमाम कमियां रह जाती हैं, वो जानने समझने का मौका भी मिलता है, और ज़िंदगी है तो प्रयास ऐसे होते ही रहेंगे। आर्यन, थोड़ा सा आपके बारे में हम और जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो ये रहा, आपकी यहाँ तक की जो यात्रा रही है, ओवरऑल कैसी रही, और इसमें आप परिवार की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
मेरा मानना तो ये कि अगर आज आर्यन जो भी है वो अपने परिवार की वजह से ही है, क्योंकि अगर मेरी फैमिली मुझे सही टाइम पे मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मुझे नहीं पता कि मैं शायद जिंदा होता या मैं सुसाइड कर लेता, क्योंकि वो एक बहुत क्रिटिकल एज होती है जब आप 16-17 साल के होते हो, 14-15 साल के होते हो, आपको चीजें समझ नहीं आती, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपको सिचुएशन हैंडल करनी नहीं आती है, और वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है जो पीयर प्रेशर बोलते हैं, कि जो आपके जिनको आप दोस्त समझ रहे हो वो ही आपको गलत गलत चीजें बोल रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन से निकलते, जिस टाइम मैं उस सिचुएशन में था, मैं खुद से भी लड़ रहा था और जो समाज जो मेरे लिए परेशानियां इकट्ठी कर रहा था उससे भी जूझ रहा था। तो उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये बताया कि भाई ऐसे ऑपरेशन होते हैं और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा हम तुम्हें हेल्प करेंगे। तो वहां से एक पीस ऑफ माइंड की एक शुरुआत हुई कि हाँ कोई है जो मुझे समझता है। और उसके बाद मेरे को कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि बाहर वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे पता था मेरी फैमिली मेरे साथ है। और मेरी फैमिली का बेस्ट पार्ट ये था कि उनका सीधा सीधा डिसीजन था, मतलब मेरी ओवरऑल जो एक्सटेंडेड फैमिली है उन्होंने उनके लिए भी सोच लिया था कि अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उनसे रिश्ता तोड़ देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने भी मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और वो लोग बहुत खुश थे ये देख के कि अगर, क्योंकि हमने उनका बोलना यही था कि हमने इसको शुरू से लड़के की तरह ही देखा है और अगर ये इसमें खुश है तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं। सो फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम पे फोकस कर पाते हो। बिल्कुल। और जो मेंटल हेल्थ है जी, वो बहुत आपके मतलब पीसफुली आप चीजें कर पाते हो। बिल्कुल। आर्यन, फैमिली हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है और चूंकि भारतीय संस्कृति में परिवार की वैल्यू बहुत है, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर बच्चे की पहचान होते ही हाव भाव में जब ऐसी बात खुलती है तो समर्थन नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। ट्रांस वुमेन हो या ट्रांस मैन हो, उनके लिए बड़ी अलग सी चीज़ होती है। तो ऐसे में कई बार दोष आता है कि माता पिता नहीं समझ रहे हैं, कई बार बच्चे घर से विद्रोह भी करते हैं और विद्रोह करने के बाद उन्हें लगता है कि वो सुकून की ज़िंदगी में जाएंगे, आगे अपना सफ़र तय करेंगे, पर भटकते हुए फिर वो गलत हाथों में जाते हैं, गलत लोगों के बीच में जाते हैं और ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदलती है, क्योंकि युवावस्था ऐसी होती है जो हमेशा जल्दी सफलता पाने की ओर जो है जूझती है, या यूँ कह लें कि शॉर्टकट अपनाने की तरफ हर कोई भागता है। और वो भी ये युवावस्था में ऐसा अक्सर होता है क्योंकि दुनियादारी की समझ नहीं होती है, लोगों की पहचान नहीं होती है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? पहले तो मैं यही मतलब पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। जो समाज है वो हम ही लोगों ने बनाया है। अगर हम अपने बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे तो जो आपका बनाया हुआ समाज है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा। पहला स्टेप फैमिली को उठाना है कि मतलब एकदम ठोस कदमों के साथ कि भाई हमारे लिए हमारा बच्चा और उसकी जिंदगी की इम्पोर्टेंस ज्यादा है ना कि हमारे बनाए हुए समाज, क्योंकि वो जो दूसरी फैमिलीज है उनकी भी फैमिली में हजारों चीजें होती है बट वो अपने फैमिली के बच्चों को नहीं निकालते हैं। बट क्योंकि हमारी सिर्फ एक जेंडर आइडेंटिटी या हमारी सेक्सुअलिटी अलग है, एटलीस्ट हम किसी दूसरे इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। तो हमें एक्सेप्ट एक बार मतलब करके देखो, हम लोग इतने भी बुरे नहीं होते हैं और आप ही के औलाद हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों पे डाउट करना चाहिए, एक बार उन पे भरोसा करके देखे। और साथ के साथ मैं कम्युनिटी को ये बोलना चाहूंगा कि कोशिश करके देखो, करते रहो, फैमिली है, पेरेंट्स है, वो मान जाएंगे। एकदम से भी भाग के सब चीजें नहीं हो जाती, आपको वक्त देना पड़ता है, क्योंकि आपको एक दिन में नहीं पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हो और या आपको सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज करानी है, क्योंकि आपको भी इतने सालों तक नहीं पता था कि इसका कोई सॉल्यूशन है। तो जब आपको लाइफ में 18 साल, 20 साल, 25 साल लग गए वो आइडेंटिफाई करने में कि भाई मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स एक दिन में वो चीज मान जाए। बिल्कुल, जितना भी वक्त लगेगा और वो मानेंगे जी। और प्लस मुझे लगता है कि जब आप पढ़ लिख लेते हो, आप अच्छा कमाने लगते हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स का कंसर्न यही होता है कि भाई तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल।
अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, आप अपना खर्चा खुद से उठा पा रहे हो, आप अपने माँ बाप का ध्यान रख पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज का मतलब विरोध करेगा। कुल मिला के इसमें मैसेज ये है कि अगर आप बदलाव की तरफ अग्रसर हैं तो आपको प्रयास करना होगा निरंतर, और सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जिससे जीवन चलना है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और बदलाव अपने आप धीरे धीरे हो ही जाएगा समय के साथ। बस प्रयास करना है। और रही बात चुनौतियों की, तो वो चुनौतियाँ जितनी ट्रांस वर्ग के साथ हैं उतनी ही उनके समाज और परिवार के साथ भी हैं। बस सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। चूँकि आज बात हो रही है आपसे और आप काफ़ी जानकारी रखते हैं, अपने समुदाय के लिए काम भी कर रहे हैं, तो मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगी। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि LGBT कम्युनिटी से, ख़ास तौर पे LGB, कि हम साथ में रहना चाहते हैं और हमारे परिवार वाले हमें अलग कर देते हैं, मैम प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। तो मेरी प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है कि संविधान के नियम के खिलाफ तो कोई भी मदद नहीं कर सकता, और हम भी शायद नहीं कर सकते। सजेशन ये रहता है कि आप पहले ये तय कर लें कि यदि आप स्वयं साथ रहने का निर्णय ले रहे हैं तो आप इस्टाब्लिश हों कि जीवन आगे चलेगा कैसे, क्योंकि परिवार छूटेगा विरोध में। तो ऐसे में तमाम केसेस सामने आते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? मैम मोस्टली मतलब कई बार ऐसा है कि हमारे पास ज्यादातर ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन लोग आते हैं, रीच आउट करते हैं। तो कई बार होता है कि भाई नया नया पता चला कि भाई ट्रांजिशन होता है, तो उन्हें एक उम्मीद हो जाती है और उन्हें लगता है कि भाई अब हम ट्रांजिशन होकर बायोलॉजिकल मेल या फीमेल की तरह हो जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फिर उनके मन में डाउट रहता है कि भाई हमारी फैमिली को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बट वो भूल जाते हैं कि भाई ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे तुम इतने सालों तक रहे हो, उन्होंने तुम्हें दूसरे तरीके से देखा है कि अगर ट्रांसमैन है तो उन्होंने तुम्हें एक लड़की की तरीके से देखा है, और तुम ट्रांजिशन करके एक पार्टनर को ले आओ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब मैं अपनी काउंसलिंग वगैरह कर रहा था, जब मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट किया था, तब मैंने कई और दूसरे ट्रांसमैन से ये सुना कि उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया, जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करी थी, कि आप रीलोकेट हो जाओ और अपनी जॉब जहाँ पे मतलब जॉब जहाँ पे भी हो उधर जाके आप एक अपना थोड़ा एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करो। वही जैसे कि आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हो तो काफी चीजों पे आप स्टैंड ले पाते हो। बिल्कुल। जब तक आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आगे का करियर अच्छा नहीं होगा। जस्ट ये नहीं कि भाई अभी आपको ट्रांजिशन का पता चला और आप शादी के लिए नहीं करते। जी जी। भागने से पहले आप अपनी लाइफ का जो आप अपनी लाइफ को कहाँ पे देखना चाहते हो। आई नो, मुझे पता है पार्टनर बहुत जरूरी है, पार्टनर को नहीं छोड़ सकते, बट पूरी प्लानिंग के साथ। बिल्कुल जी। कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि भाई पहले दोनों काम कर रहे थे, दोनों पार्टनर्स काम कर रहे थे, बट शादी के बाद एक ने काम छोड़ दिया, तो वो फिर वहाँ पे वो रिलेशंस खराब होते हैं। बिल्कुल। जहाँ पे आप एक्सेप्टेंस की उम्मीद कर रहे हो, वो आपका खुद का ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है कि युवा चाहे ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन हो, या हमारे समाज में सामान्यतः युवा हो, कोई भी वर्ग के लोग हों, युवाओं को ये प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि जीवन में किस समय पर क्या ज़रूरी है। पहले आपका करियर ज़रूरी है, क्योंकि करियर महत्वपूर्ण है। अगर वो सेटलमेंट हो जाए तो आपके जीवन में अच्छा पार्टनर और जीवन सहज होगा। और अगर आप फोकस करते हो कि पार्टनर, रिलेशनशिप और प्यार, इश्क, मोहब्बत, इस तरह के रिलेशन पर प्रायोरिटी करते हैं, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जहाँ पे आपके पास सेम टाइम में मैनेज करने वाली चीज़ें होती हैं दोनों, जहाँ रिश्ते भी मैनेज करने हैं, करियर भी मैनेज करना है, तो प्रायोरिटी ज़रूर तय करनी पड़ेगी। बेसिकली मैम होता क्या है कि एक पार्टनर ही होता है कि जो उस टाइम पे हमें सपोर्ट कर रहा होता है, तो उनको लगता है कि बस ये मिल जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, बट प्रैक्टिकली वो चीज नहीं होती है। असलियत में तो है ना कि भाई आप क्या काम, आप पैसा कहाँ से कमा रहे, आप कैसे एक दूसरे का ध्यान रखोगे। आपको घर का रेंट देना है, बिजली का बिल भरना है, राशन भरना है, वो तो सिर्फ शादी करके या एक साथ रह के नहीं होगा। जी, बहुत अच्छा लगा आर्यन। और इस चर्चा में आखिरी मोड़ पर बस एक गीत याद आता है कि प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो ये जो गीत है अपने आप में सार्थकता लिए हुए है, और
इसका जो मैसेज है वो भी यही है कि प्यार जीवन में ज़रूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। ये प्रायोरिटी तय कीजिए कि आपको प्यार पाना है, रिश्तों को अचीव करना है और उन्हें मेंटेन रखना है जीवन भर। तो आप अपने सफल जीवन के लिए पहले अपने लक्ष्यों की तरफ प्रयासरत रहें। और आपकी बातों से ये संदेश रहा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग अगर सुनेंगे तो इस बात को फॉलो करेंगे। और चूँकि आप प्रेरक लोगों में से एक हैं, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं आर्यन, मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपकी बातों को तवज्जो देंगे। और रियल हीरो की ये कड़ी यहीं पर समाप्त नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे और फिर और तमाम मुद्दों पर आपसे किसी सेशन में बातचीत होगी। अगली मुलाकात तक के लिए हम आपसे जो है इजाज़त ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। Radio Junction, no more tension. Radio Junction.